Hello students, myself Dr. Kavita Sharma. Today we will discuss about structure of enzyme. Enzymes की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखेंगे. एंजाइम्स हम जानते हैं कि प्रोटीन के बने होते हैं. ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन के बने होते हैं. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं उसमें एक पार्ट प्रोटीन होता है और कुछ एडिशनल यूनिट होती हैं. कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो प्योरली प्रोटीन के बने होते हैं. जो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, इट मीन्स वी नो दैट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड की बहुत लंबी चेन होती है, उसके बने होते हैं. सिंपल प्रोटीन में क्या होंगे? जस्ट अमीनो एसिड्स होंगे. और जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं उसमें एडिशनल यूनिट होगी. एडिशनल यूनिट में क्या हो सकता है? अमीनो एक पार्ट होगा अमीनो एसिड और साथ में होंगे न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और मेटल, कुछ भी हो सकते हैं. अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में कि वो प्रोटीन के बने होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बने होते हैं. कुछ एक्सेप्शंस हम यहाँ देखेंगे. राइबोजाइमेज एंजाइम और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो प्योरली आरएनए के बने होते हैं. आरएनए एंजाइम होते हैं ये, इनमें प्रोटीन का कोई पार्ट नहीं होता है. दूसरा है पेप्सिन, एमाइलेज और यूरिएज एंजाइम जो होते हैं वो प्योरली प्रोटीन के बने होते हैं. प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, मतलब इसमें कोई एडिशनल यूनिट नहीं होती है. हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इसकी देखेंगे. इसमें होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम जो होता है वो बना होता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर. दो चीज़ से मिलके बना होता है. एपो एंजाइम वाला पार्ट जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है. और कोफैक्टर में जो भी एडिशनल यूनिट होगी उसमें उसके अंतर्गत ये आता है. कोफैक्टर को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर. ऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या होता है? ऑर्गेनिक फैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और कोएंजाइम होते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम. अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम इसको किस बेस पे डिवाइड किया है? इसको एक्चुअली ये एपो एंजाइम से कोफैक्टर जो है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है. ऑर्गेनिक वाला पार्ट है तो वो किस तरह से उससे अटैच है. प्रोस्थेटिक ग्रुप में वो उससे बहुत टाइटली अटैच्ड होता है, आर द फ्रेमली अटैच टू द एपो एंजाइम. एंड ऑर्गेनिक जो पार्ट होता है उसमें को एंजाइम वाला पार्ट होगा वो क्या होता है? उससे लूजली टाइट होता है. इट मीन्स होलो एंजाइम उसमें एक पार्ट होगा एपो एंजाइम, एक होगा कोफैक्टर. उस एपो एंजाइम से कोफैक्टर में अगर ऑर्गेनिक पार्ट जुड़ा हुआ तो वो या एपोस्थेटिक ग्रुप से हो सकता है या को एंजाइम से. एपोस्थेटिक से होगा टाइटली अटैच्ड होगा, को एंजाइम से अटैच होगा तो वो लूजली अटैच होगा. अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की. इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में एंजाइम आएंगे, जिंक आएगा, मैग्नीशियम, Zn प्लस प्लस Mg प्लस प्लस. ये पूरी स्ट्रक्चर होती है एंजाइम की. इसे हम इस एक रिएक्शन से देख सकते हैं. होलो एंजाइम इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, इससे मिलकर बना होता है. नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. एंजाइम किस तरह से सबस्ट्रेट पर एक्शन करता है, किस तरह से वो फंक्शन करता है, उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे. किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी करता है, एंजाइम की एक्टिविटी किस तरह से होती है. द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन एंड एंजाइम अट्रैक्ट्स सबस्ट्रेट्स to its active site, catalyze the chemical reaction by which products are formed and then allow the product to dissociate, separate from the enzyme surface. सबसे पहले क्या होता है? एंजाइम एक्शन जो होता है, हमें पता है कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम में जो एक्टिव साइट होती है वहीं से सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है. अब ये सबस्ट्रेट क्या होता है? ये सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जो कि जिस पर कि एंजाइम एक्ट करेगा. एन एंजाइम अटैच सबस्ट्रेट टू इट्स एक्टिव साइट. एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है. कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शन. अब हम जानते हैं कि एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? कैटेलाइज करना, रिएक्शन को कैटेलाइज करना, उसकी स्पीड अप करना, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना, हाई करना. तो ये क्या करेगा? उससे सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर आकर अटैच होता है. फिर एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है बाय विच प्रोडक्ट आर फॉर्म. और फिर फाइनली रिजल्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट बन जाता है. एंड देन अलाउ द प्रोडक्ट टू डिसोशिएट. अब एक जो स्टेज आती है उसमें क्या होता है? एक्टिव साइट पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. वहाँ पर बनने के बाद क्या होता है? एंजाइम एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस में ना तो यूज़ होता है ना ही अल्टर होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं. जब प्रोडक्ट बन जाता है रिएक्शन के बाद तो वो प्रोडक्ट से एंजाइम सेपरेट हो जाता है.
ठीक है। द कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड बाय एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट इज कॉल्ड द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, ये एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन हो रही है इनमें, तो क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद हमें मिलेगा एंजाइम, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो बनेगा। फाइनली एंजाइम जो है प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। एंजाइम फर्दर जो रिएक्शन होती है उसमें फिर से यूज़ होता है। तो ये रिएक्शन, इसमें एंजाइम की एक्टिविटी मैकेनिज्म को दिखाया गया है। तो पूरी तरह से हम इस तरह समझ सकते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व टू एक्सप्लेन एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, दो मैकेनिज्म हम देख सकते हैं। पहला है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। देन सेकंड इज लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से एंजाइम लो करता है, कम करता है, और रिएक्शन कंप्लीट होती है, फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो फर्स्ट वाला हम देखेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसमें है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। टू स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देर आर टू मॉडल्स अवेलेबल। दो मेथड अवेलेबल हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए। पहला है लॉक एंड की मॉडल, सेकेंड इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। पहले हम देखते हैं पहला वाला लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है वो दिया फिशर ने, गिवन बाय फिशर। एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि किस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट पर वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है, वो देखेंगे। तो इसमें दो मॉडल दिए हैं, ये एंजाइम है और ये की है। लॉक एंड की मॉडल, इसमें क्या होता है, एंजाइम को सपोज ये एक लॉक की तरह फंक्शन करता है। लॉक का मीन्स देखते हैं कि जो लॉक होता है उसमें एक स्पेशल की, हर एक लॉक के लिए उसकी स्पेशल की होती है जो कि उसमें इजीली फिट हो जाती है और फंक्शन आगे प्रोसीड होता है। वैसे इसमें होता है एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो स्पेशल फॉर्म में होती है, उस पर जो सबस्ट्रेट वर्क करता है, एक्ट करेगा, उसकी भी उसके अकॉर्डिंग शेप होती है। तो इसमें मतलब इसकी जो लॉक एंड की वाली थ्योरी जो होती है वो यहाँ पर लागू होती है, जिससे कि वो इजीली उसमें फिट हो जाता है। इससे हमें यहाँ मिलेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद फर्दर प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम इससे सेपरेट हो जाता है। हमें पता है कि एंजाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, केवल स्पीड को, ये जो रिएक्शन है उसको कैटेलाइज करता है, और फाइनली एंजाइम इससे अलग हो जाता है। दूसरा मॉडल हम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसे दिया है कॉसलर ने 1966 में। ये ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट है। यहाँ क्या होता है, इसकी जो शेप है एंजाइम की वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जब सबस्ट्रेट एंजाइम्स के कांटेक्ट में आता है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है, उसमें फिट हो जाता है। मेम्ब्रेन ऑफ एंजाइम्स अंडरगो सर्टेन कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस एंड बिकम सिमिलर टू सबस्ट्रेट। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होते हैं और वो उसमें फिट हो जाता है। तो फिर हमें क्या मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और फिर से इसमें प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम इससे सेपरेट हो जाएगा। ये एक मैकेनिज्म है कि किस तरह से वो उसमें फिट होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर फाइनली में प्रोडक्ट बनता है। सेकेंड मैकेनिज्म हम देखते हैं, ये है लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है पहले वो एक्सप्लेन करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली कोई भी रिएक्शन होती है, ये कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें उस वर्क को इनिशिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सेम यहाँ पर भी वही है, कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए उस मॉलिक्यूल को एनर्जी चाहिए होती है। वो जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए होती है, तो वही एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है एंजाइम, कम करता है। लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कोई रिएक्शन अगर एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाती है, कम उसको अपना फोर्स लगाना पड़ता है। मॉलिक्यूल्स बिफोर रिएक्टिंग रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी।
कोई भी मॉलिक्यूल जो रिएक्शन करेगा उसको रिएक्शन से पहले क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट। एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है जो कि मॉलिक्यूल को रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। इस ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, यहाँ पर एंजाइम की प्रेजेंस है, एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी है उसका ग्राफ आप देखिए, इन कंपैरिजन टू दिस पीक ये कम है। यहाँ पर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है, इट मीन्स यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी कम यूज़ में लेना पड़ रहा है, कम उनको अपनी एनर्जी का जो यूज़ है वो कम कर रहे हैं। यहाँ पर एंजाइम स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। सेकेंड वाला जो ग्राफ है उसमें देखिए, नॉट कैटलाइज बाई एंजाइम, एंजाइम यहाँ पर एब्सेंट है, नहीं कर रहे हैं एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि वो रिएक्शन हो जाए। तो ये ग्राफ देखिए, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है, ज़्यादा यूज़ हो रही है, जबकि यहाँ पर कम हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। सो इस तरह से हमने एंजाइम्स की मैकेनिज्म देखी है। थैंक यू।